हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो सम किसी चैनल में मैं आप सबनम का फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वारी के साथ। यस, वारी एनर्जीज़ के अंदर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है आज के दिन की हिसाब से। 2 अपडेट्स हैं, तो उनमें से एक अपडेट तो आप कह सकते हैं जेफलीज़ ने यहाँ पे क्या कर दिया, डाउनग्रेड यहाँ पे कर दिया है, टारगेट्स-विरगेट्स कम कर देते हैं, वो चीज़ें चलती रहती है। बट दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट देखने को मिल रहा है, वो कौन-सा है? यस, वारी एनर्जी के जो शेयर में गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है, वो लॉकिंग पीरियड हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिल चुका है। तो इस चीज़ के चलते क्या हो गया, 15 करोड़ शेयर्स लॉकिंग पीरियड से फ्री हो गए। ठीक है, अभी बेचना है, नहीं बेचना है भाई, वो तो जो बड़े इन्वेस्टर, एंकर इन्वेस्टर होते हैं उनकी मान ली। बट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लगभग-लगभग 6 महीने का ये लॉकिंग पीरियड हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये लॉकिंग पीरियड क्या होता है? आईपीओ जब लाया जाता है, ठीक है, तो जो एंकर इन्वेस्टर मतलब जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, उनको आईपीओ से पहले ही शेयर्स यहाँ पे दिए जाते हैं। तो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होते हैं भाई कि 90 दिन के लिए, 180 दिन के लिए, इसमें भी मल्टीपल कंडीशंस है। आप क्या बता सकते हो, शेयर्स वो बेच नहीं सकते, इमीडिएटली बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर बेच में ये तो 90 दिन होने के बाद आप 50% बेच दो, बाकी आपको बाद में 50% आपकी ओपनिंग आते हो जाएंगी। इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन होती है। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? तो 2 ही कारण होता है। एक कि शेयर प्राइस को स्टेबल रखना, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फ्रॉम द की शेयर होल्डर, क्योंकि आपको भाई पहला यहाँ पे शेयर ले दिए जा रहे हैं। आप बड़े शेयर होल्डर हो, मतलब आप सोच कर देख लो ना, अगर कोई आईपीओ आ रहा है, ठीक है, और वो आईपीओ लाया, उनको पहले ही शेयर दे दिए। आईपीओ जैसी पब्लिक आया, पब्लिक ने भरपूर पैसा लगाया और आपने 2 दिन बाद ही शेयर बेच दिए। तो ये मस्त फायदा उठाया। ठीक है, एकदम रॉकेट मार्केट चल रहा था, तभी बुल रन ने लाया था। तो क्या हो जाएगा वही? इतना ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हो जाएगा छोटे इन्वेस्टर पर, और बड़े लोग पैसे यहाँ पे छापते लेंगे। तो इसीलिए छोटे इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार के रूल्स रेगुलेशंस लाकर रखे हुए हैं कि प्राइस भी स्टेबल रहे, फेयर रहे एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बने रहे। इसीलिए ये लॉकिंग पीरियड्स यहाँ पे रहते हैं। हाँ, तो जब भी कोई भी आईपीओ आ जाता है, तो आपको ये हमेशा याद रखना होता है कि 90 दिन के बाद, 180 दिन के बाद और 30 डेज़ के बाद धीमे-धीमे करके लॉकिंग खुलेगा। तो उसके बाद कभी-कभी इस प्रकार के बड़े रिएक्शन देखने को मिल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही लॉकिंग खत्म हुआ, कोई तो एक एंकर इन्वेस्टर हो सकता है, बड़ा इन्वेस्टर हो सकता है, उसने अपना माल यहाँ पे निकाला होगा, ठीक है? इसीलिए तो स्टॉक्स ऐसे फटाक से गिरते हुए देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया, यस, वीआई के अगर हम बात करेंगे तो टाई का डेटा आ चुका है। वैसे तो कुछ नया नहीं होता है कि जियो एंड एयरटेल अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, बट वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो सब्सक्राइबर अगेन डिक्लाइन नहीं हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हाँ, इनका डेटा थोड़ा पीछे-नीचे चलता है। अभी फेब का डेटा आएगा, उसके बाद अगले महीने में अप्रैल का डेटा आएगा। बट कार्य अभी भी इंटैक्ट है कि वोडाफोन आइडिया की जो सब्सक्राइबर है, वो कम ही हो रहे हैं। पेस थोड़ा बहुत कम हो जाता है, इतना हम कह सकते हैं। एंड फिलहाल आज के दिन की अगर बात करें, अच्छी खासी कुटाई-पिटाई की हो गई, क्योंकि एक ब्लॉक बेल भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, लगभग 1.5% के आसपास, और 823 करोड़ की ब्लॉक बिल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो टाटा टेक्नोलॉजी, यस, टाटा टेक की अगर बात करें, ये भी आईपीओ आया था। जिनको रहता था उनकी लॉटरी लग गई भाई, जिनको नहीं रहता, आप सब लोगों को पता ही है, वो इमोशनल होकर एडिशन ले लेते हैं कि ओपन मार्केट में खरीद लेनी है। खरीदने में कोई गलत बात नहीं है, बट ये रीजन होना कि भाई मिला नहीं है इसलिए रैंडमली खरीद लेना, तो उनको काफी तकलीफ होती है थी। जो बिजनेस को देखकर खरीदता है ना, उसको इतनी तकलीफ नहीं होती। तकलीफ कब क्या थी? तभी ये 1000 के ऊपर चलता था। अभी आप चेक करोगे तो 700-800 के आसपास हम लोग को परंग के लिए देखने को मिल रहा है, क्यों? ठीक है, मार्केट कंडीशन के हिसाब से। अभी जिसको बिजनेस से लेना देना नहीं भाई, वो तो बोलेगा भाई मेरे को फल गया, बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप समझ रहे हो? ठीक है, और जिसको बिजनेस की समझ है, उसके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी कि देखो आपको बिजनेस अच्छा लग रहा था ना, अभी और नीचे आ गया। तो हर एक किसी का अपना-अपना खुद के स्टडी के हिसाब से चीजें चल के, बट अनफॉर्चुनेटली हम कह सकते हैं मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर, 99.9 रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है, बिजनेस को स्टडी करना पसंद करते ही नहीं है, ठीक है, राइट। सो स्टार्ट करते कंपनी के नंबर के हिसाब से। पहले तो कंपनी ने डिविडेंड दे दिए, दो डिविडेंड दे दिए भाई। एक फाइनल डिविडेंड जो है 8 रुपया 35 पैसे, और एक 110 स्पेशल डिविडेंड का भी घोषणा कर गया भाई, 3.55। मतलब इन दोनों को अगर आप जोड़कर देख लो, तो टोटल एग्रीगेटिंग डिविडेंड 11 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। ऑब्वियसली अभी भी दिया नहीं। इधर इफ का इफ मतलब क्या होता है, वो जनरल मीटिंग है, न्यू जनरल मीटिंग है, शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ पे वो आपके डिविडेंड यहाँ पे मिल जाएगा। अभी ये जो जैसे मार्च खत्म होता है ना, इसके बाद के जो Q4 के नंबर रहते हैं, उसमें जो डिविडेंड अमाउंट्स होते हैं फाइनल वाले, भाई वो काफी लेट मिलेंगे आपको, क्योंकि जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है, उसमें वो अप्रूवल देंगे शेयर होल्डर्स, फिर उसके बाद मिलेगा। तो 2-3 महीना तो उसमें ही चला जाता है, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड रहेगा तो फटाक से मिल जाता है, कोई शेयर होल्डर के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, हफ्ते भर में भी मिल जाता है कभी कभी। बट फाइनल डिविडेंड के लिए आपको
महीने तक रुकना पड़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। अभी इसके ऊपर भी पहले वीडियो बनाकर रखा था कि डिविडेंड से रिलेटेड ये इंप्रीम डिविडेंड क्या है, फाइनल डिविडेंड क्या है, कौन सा जल्दी मिलता है, कौन सा लेट मिलता है, टैक्स वीक्स क्या होता है। सो वाला वीडियो लाइक मैं लिंक ऊपर आई बटन पे सारी चीजें ना ऑलरेडी लर्निंग पर्पस के लिए कवर करके रखी हुई है। चलो कंपनी के नंबर्स की हम बात कर ले, फिगर्स तो भाई करोड़ दे हैं। कंसोलिडेटेड नंबर को ही हम लोग स्टडी करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड मार्च, दिसंबर मार्च का सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। मैं जितना बोल रहा हूँ करें ध्यान रखोगे तो भी ठीक रहेगा। टोटल इनकम की करा भाई 1343 करोड़। ठीक है, थोड़ा राउंडेड फिगर लेते हैं। 3 महीने पहले कितना था? 1345 करोड़। मतलब क्या फ्लैटिश परफॉर्मेंस है। और एक साल पहले 1325 करोड़। मतलब सालाना 25 करोड़ है। 1325 बाकी कितना हो गया 43, 1343। ठीक है, मतलब ज्यादा कोई जंप नहीं है सालाना भी। और क्वार्टरली अगर देखा जाए 45 43, 2 करोड़ तो कम हो गया है इनकम की अदर बात करें तो। ठीक है, सो एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस आप इनकम के हिसाब से कह सकते हो। देन इतना कमाने के लिए भाई खर्चे कर ले बढ़ के, तो खर्चे लिख सकते हैं 1000 करोड़ के आसपास, 1100 करोड़ के आसपास। यदि 1100 करोड़ के आसपास तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा? तो कंपनी तो प्रॉफिटेबल है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 255 करोड़, थोड़ा राउंडेड ही ले लेता हूँ। ठीक है, देन उसके पहले कितना पाक 256। ठीक है, और उसके पहले कितना था 231। मगर कहानी देसी है, फ्लैटिश ही है। चलो ईयरली थोड़ा तो बेटर नजर आ रहा है, 231 का 255। और कर ली तो देखा गया भाई 255 256 क्या ही बोले। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा टैक्स एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और कुछ अलग अलग एडजस्टमेंट देखने को नहीं, तो फाइनल जो प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहा है आफ्टर टैक्स, उस पर हम कह सकते हैं कि 189 करोड़ अपर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। देन 3 महीने पहले 169 था, और 8 साल पहले निकला था 157। ठीक है, सो सालाना चलो ठीक है 157 का 189, टैक्सेशन का एडजस्टमेंट पकड़कर 169 का 189। तो हम कह सकते हैं कि चलो ऑटोमली ईयरली जंप ही देखने को मिला है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड ये चीज आपको अर्निंग पर शेयर में भी रिफ्लेक्ट होगी, जहाँ पे कंपनी का इतिहास है 4.66, लास्ट टाइम था 4.16, और एक साल पहले था 3.88। तो होल कंक्लूजन इज व्हाट कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो परफॉर्मेंस है, इसमें हम लोग को एडजस्टमेंट पकड़कर सारी चीजें एनपीएपी के आधार पर हम लोग बात करें और अर्निंग्स की बात कर ले, तो इसमें हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे यूँ मिल रही है। अभी मार्केट इस रिजल्ट को लेकर क्या रिएक्शन दिखाते हैं, इसके लिए तो आपको सोमवार का इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। पे रेट के मार्केट बंद होने के बाद ये हम लोग को डेटा देखने को मिला था। चलो आगे बढ़ लेते दोस्तों। उसके बाद इरेडा को लेकर, यस जो लोग पूछ रहे थे सर इरेडा ने जो जेंसॉन को यहाँ पे कर्जा दिया था, सिर्फ इरेडा नहीं है, टीएचसी और भी है। यस, बट पीएसएन इरेडा ने कुछ ज्यादा ही कर्जा दिया था। पीएस उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे स्टार्ट करी हुई है। लगभग 663 करोड़ के लोन्स इन्होंने देखे यहाँ पे रखे हुए थे। ठीक है, तो ये तो लंबे प्रोसीजर होते हैं, उससे एकदम इमीडिएटली आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। बीमा ने लेकर के इन चीजों के रिजल्ट एंड अपडेट देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी अपडेट्स रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। ज्यादा हम बात करेंगे दोस्तों पीएस, चाइना भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे हो चुका है। रिपोर्ट्स के जरिए भी बहुत सारी खबरें यहाँ पे सामने आ रही है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं कि चाइना भी क्या कर रहा है कि ऐसी बातें खुसफुस यहाँ पे चल रही, ऐसी बातें बोली जा रही है कि जो उन्होंने रिटेलिएटरी टैरिफ यहाँ पे लगाया था किसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर, कुछ अमेरिका के सामान के ऊपर वो टैरिफ को रोल बैक कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। पहले तो बोल रहे थे भाई आपके साथ तक लड़ेंगे, एंड फिलहाल अभी ऐसा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यूके के भी इसमें जो रिपोर्टिंग यहाँ पे चल रही है, अलग अलग इसमें रिपोर्टिंग जो देखने को यहाँ पे मिल रही है, वहां पर भी बताया जा रहा है कि चाइना में एग्जेम्प्ट सम गुड्स, यूएस गुड्स फ्रॉम द टैरिफ। ठीक है, ऐसी चीजें सामने आते हुए देखने को मिले। मतलब क्या है कि यदि यू टर्म की तैयारी करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अमेरिका ने भी इनके ऊपर टैरिफ लगाया था, आज भी टैरिफ इनके ऊपर भारी भरकम टैरिफ है। बट जो इनका असली जो आत्मा है कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, भाई उसी के ऊपर उन्होंने टैरिफ हटा दिया, रेसिप्रोकल हटा दिया, वो 20% वो रख दिया। ठीक है, उससे कोई इतना मतलब फर्क तो पड़ेगा, बट चलो ठीक है यार, 250% की से बेहतर तो 20% भी है। सो चाइना भी अभी यू टर्न का प्लानिंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड फिलहाल ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया एंड पाकिस्तान का, इसने तो भाई चाइना तो चाहेगा कि भाई ये चलता ही रहे, चाइना तो चाहेगा कि वॉर ही हो जाए। ठीक है, काफी पूरा इन्वेस्टमेंट उठकर वापस चाइना ही नहीं आ जाए करके। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मतलब चीज़ें रहती है, बहुत बड़े लेवल की पॉलिटिक्स रहती है। तो ये भी यू टर्न अभी चाइना लेगा कि नहीं, इसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। बट ऐसे हिंट वो दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैथ्स बात करेंगे एफएस दियर्स एक्टिविटीज, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि एफएस के ऊपर फोकस रखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा, क्योंकि आज के दिन अच्छी बिकवाली देखने को मिली है। तो इस चीज के चलते अगर आप चेक करेंगे तो दोस्तों अच्छी न्यूज ये है कि एफएस ने कोई नेट बिकवाली नहीं की, इनफैक्ट बाइंग ही की है 3000 करोड़, मोटा मोटी आप कह सकते हो। ठीक है, 2950 करोड़ के आसपास की बाइंग उन्होंने की है। एंड डीएस की बात करें तो 3500 करोड़ की बाइंग, मतलब बीएस ने भी यहाँ पे बाइंग कर दी
ठीक है, एफआईआर ने भी यहाँ पे बाइंग कर दी। तो हम कह सकते हैं भाई जो बाजार गिरा था उसके बाद जो एक बाउंस देखने को मिल गया और ये एग्जैक्टली पैरामीटर पर किसी के पास भी नहीं होता है कि एग्जैक्टली बाउंस क्यों आया, उसी टाइम पे किसने खरीदा। बट एफआईआर एंड डीएस दोनों की ओर से हम लोग को नेट बाइंग देखने को यहाँ पे मिली है। तो इस चीज के चलते हम कह सकते हैं जो गिरावट है वो काफी नेट गिरावट हम लोग को कम देखने को मिली है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इंश्योर से अगर यहाँ पे प्रेशर अगर होता तो शायद से हमारा निफ्टी आज 400-500 पॉइंट भी यहाँ पे इजीली रुड़ आ सकता था। तो चलिए ये एक अच्छा पॉइंट देखने को मिल रहा है एंड इसी चीज के चलते आप देख सकते हैं एफआईआर लगातार बाइंग यहाँ पे कर रहे, अभी भी रुकने का नाम यहाँ पे नहीं ले रही। ये हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन जरूर देखने को मिल रहा है। सो ऐसा का तरफ से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर रहे वीडियो फॉर द आवर चलते लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलता है डिविडेंड कप टी बाय।